बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक की है और ये मीडिया टॉक उन्होंने की है आज जमीयत उलमा इस्लाम का दोबारा अमीर मुंतखब होने के बाद। बिला मुकाबला अमीर वो मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो उससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आईनी तरमीम के लिए वो कहाँ खड़े हैं। वो आईनी तरमीम चाहते हैं या नहीं चाहते, या किन शिकों पे चाहते हैं, किन किन शर्तों पे चाहते हैं, या चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तमाम चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इशारतन कही हैं, कुछ वाज़ेह तौर पर कही हैं। किन चीज़ों पर उनको इख्तलाफ है वो भी उन्होंने कहा है। तो ज़रा कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ मौलाना फजल रहमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देखिए, एक तो कल का जलसा जो इमरान खान का था, पीटीआई का जलसा, अली अमीन गंडापुर का जलसा। अगरचे उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बाद में जो उनका जो वीडियो पैगाम आया, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था, जिसमें मैंने कहा था कि वो कह रहे हैं कि गोली अगर चलाओगे तो फिर हम भी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जान आनी जानी है, कोई मसला नहीं है, ये जो है ना बड़े बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने कहा, मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ। तो इस पर तो मौलाना ने तनकीद किया और वो कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो समझते हैं कि पीटीआई जलसे को रोकना गैर कानूनी अमल है, पीटीआई के जलसे को रोका नहीं जा सकता। मौलाना फजल रहमान साहब समझते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी अगर धरना देना चाहता है, जलसा करना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसको इजाज़त होनी चाहिए पुरअमन तरीके से। अगर वो कर रहा है तो उसको रोकना दुरुस्त नहीं है। तो पंजाब हुकूमत को मौलाना फजल रहमान ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। फिर वो कहते हैं कि आईनी तरमीम की आड़ में, अब ज़्यादा मौजू आईनी तरमीम था, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आईनी तरमीम की आड़ में आप बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दें। यानी आर्टिकल 8 आप जानते हैं ना कि उस पर बड़ी बात हुई थी। आर्टिकल 8 पर बड़ा एतराज़ भी था। कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बिलावल से कहा कि आप जो तरमीम लाना चाहते हैं, आपको पता है आर्टिकल 8 में तरमीम आ रही है, यानी बुनियादी इंसानी हुकूक। फिर आर्टिकल 17 बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं उसमें तब्दीली लाई जा रही है। बिलावल ने कहा क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो उस पर मौलाना को आज की गुफ्तगू में लग रहा था, आज भी एतराज़ था। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की आड़ में आप बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दें और फ़ौज को इतना मजबूत कर दें कि हर सतह पर बस फ़ौज ही फ़ौज हो। तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है, इसलिए हमने इस तरमीम की मुखालफत की। वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा इख्तियार फ़ौज को दिया जा रहा है। वो समझते हैं कि ज़्यादा इख्तियार फ़ौज को दे देने से ये मार्शल लॉ वाली सूरत हाल बन जाएगी, इसलिए वो मौलाना फजल रहमान ने इसकी मुखालफत की। वो कहते हैं मैंने इसलिए इसकी मुखालफत की। फिर वो कहते हैं कि ये तरमीम है, ये वाली पार्लियामेंट तो तरमीम कर ही नहीं सकती, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है। वो कहते हैं कि इस पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करवाना नाइंसाफ़ी है। अगर आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो फ्रेश पार्लियामेंट लेकर आएँ, नए इलेक्शन हों, फ्रेश पार्लियामेंट आए, नई जो है वो पार्लियामेंट आने के बाद फिर इस तरह की तरमीम करे। तो वो कहते हैं कि इस तरमीम के पास तो मैंडेट ही नहीं है, इस पार्लियामेंट के पास तो मैंडेट ही नहीं है तरमीम का। ये पार्लियामेंट कैसे कर सकती है आईनी तरमीम। तो इससे साबित होता है इन बातों से तो कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आईनी तरमीम नहीं चाहते इन हालात में, जिस तरह से जो हालात बनाए गए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम भी अपना मुसवदा तैयार करें, बिलावल भी अपना मुसवदा तैयार कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है, हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान किसी जल्दी में दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि अगर वो किसी चीज़ पर एग्री करेंगे भी तो 25 अक्टूबर के बाद ही करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं, इस पर सिद्दीक जान भी कल बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 12 के बाद वो फिर एससीओ को कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और उसके लिए फिर डेलीगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मुमकिन ही नहीं रहेगा, उससे पहले ये करना है जो करना है। तो मौलाना फजल रहमान किसी जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं बस ठीक है, हम मुसवदा बना रहे हैं, पीटीआई भी बनाए, पीपल्स पार्टी भी बनाए, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इस पर देखेंगे क्या मुसवदा आता है और उस पर क्या कितनी बात हो सकती है। तो जल्दबाजी ना होने का मतलब यह है कि अगर ये तरमीम होनी भी है तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जाकर होगी। काजी फ़ाइज़ ईसा का ठहरना मुमकिन दिखाई नहीं देता मौलाना फजल रहमान की बातों से, कम अज़ कम मुझे तो ये तासुर मिलता है। फिर वो कहते हैं कि कल, अब यानी पीटीआई की वो बात कर रहे थे कि कल उन्होंने आकर एहतजाज किया, उनको करने देना चाहिए था। वो कहते हैं अभी आप सोचें कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो इससे ज़्यादा हालात ख़तरनाक हो जाएंगे। यानी अगर हम भी आ गए सड़कों पर, अभी तो हम नहीं हैं, अभी तो सिर्फ पीटीआई आ रही है, तो आप इतना परेशान हैं। वो कहते हैं अगर हम आ गए तो फिर क्या होगा, फिर हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धमकी जो है, वो सियासी धमकी इसको कहना चाहिए, वो उन्होंने हुकूमत को दे दी है कि भैया हम भी आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और हम आएंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। फिर वो कहते हैं कि कोर्ट के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जा रही थी जो तबाही का सबब बननी थी, इसलिए हमने इसकी मुखालफत की, इसको मुस्तरद कर दिया। यानी वो कहते हैं कि पूरा आईनी ढांचा ही तब्दील हो रहा था, पूरा अदालती ढांचा ही तब्दील हो रहा था। जब वो कहते हैं कि पूरा अदालती ढांचा तब्दील हो रहा था और कोर्ट का निज़ाम तबाह बर्बाद हो रहा था और ये ठीक नहीं था,
तो इसलिए हमने इसकी मुखालफत की। तो इसका मतलब है कि ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिस ढांचे के साथ हुकूमत लाना चाहती है, जिस तरह का नया आइनी ढांचा तैयार करना चाहती है, कम से कम उसके हक़ में तो मौलाना फजल रहमान नहीं है। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में हैं भी, तो भी उसकी शक्ल कुछ और होगी। जो मौलाना के ज़हन में है वो कुछ और है, वो कोई फ़र्क है, वो ये नहीं है। असल बात यह कि मौलाना फजल रहमान ने आवाम का मूड देख लिया और उनको लगता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वक्ती तौर पर हुकूमत से कुछ मराहत ले लो, कोई एक आध मिनिस्ट्री, कोई एक दो चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ ले लो, या फिर यह है कि अवाम की अदालत में खड़े रहो और अवाम से उम्मीद रखो कि अगले इलेक्शन में आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। क्योंकि मौलाना फजल रहमान को अंदाज़ा है कि सियासी तौर पर वो बहुत अनपॉपुलर हुए हैं और कभी भी उनकी हालत ऐसी नहीं रही थी खैबर पख्तूनख्वा में जैसी अब हुई है, तो और उनको बहुत शदीद धचका लगा है। तो यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब इसको नाप तोल के चलना चाहते हैं और आवाम को नाराज़ नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने फाटा के इंतज़ाम के हवाले से कहा कि मैं जनरल बाजवा से कहता रहा कि आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, ये आप ना करें। फाटा के इंतज़ाम का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो रहा है, फाटा को नुकसान होगा। तो कहते मैंने बहुत समझाया और मैंने कहा, जनरल बाजवा मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा ना करें। तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि अमेरिका का बहुत दबाव है, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। ये वही लाइन है जो बिलावल ने भी कहा था पिछले दिनों कि क्या करें, मजबूरी है बहुत, यानी ये तो नहीं कहा था बहुत दबाव है और किसका है, लेकिन उन्होंने कहा था क्या करें, मजबूरी है, इशारा उन्होंने दे दिया था। तो जनरल बाजवा ने भी कहा कि अमेरिका का बहुत दबाव है, क्या करें, मजबूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाटा तक का फैसला भी अमेरिका कर रहा था, फाटा का फैसला भी अमेरिका कर रहा था। तो फिर हो सकता है कि रजीम चेंज की बात हुई हो और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने की बात हुई हो, तो जनरल बाजवा ने फिर हो सकता है ये भी कहा हो कि क्या करें, मजबूरी है, अमेरिका के बहादुर का बहुत दबाव है और अमेरिका नहीं मान रहा। तो अगर ये दलील है जनरल बाजवा के पास, अगर ये दलील थी कि भाई क्या करें, आप कह तो मौलाना ठीक रहे हैं लेकिन अमेरिका का दबाव बहुत है, मजबूरी है, तो फिर इसका मतलब मौलाना ने खुद भी कहा कि इसका मतलब ये है कि क्या हमारे फैसले अमेरिका कर रहा है, क्या हमारे सारे फैसले अमेरिका कर रहा है और क्या जनरल बाजवा अमेरिका के इतना दबाव में थे। तो ये तमाम चीज़ें, और ये मैं समझता हूँ पहली दफ़ा इंकशाफ किया है मौलाना फजल रहमान ने कि जनरल बाजवा ने उनको कहा कि भाई अमेरिका का दबाव बहुत है, मजबूरी है, हमें करना पड़ रहा है। यानी आम हालात में शायद वो ये ना करते हो, मौलाना की बात मान लेते, यानी कि इतना बड़ा फैसला वो खुद नहीं कर रहे थे, यानी कि अमेरिका के दबाव में कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कही हैं। उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कल पीटीआई का एहतजाज था उसको रिस्पॉन्ड किया। वो कहते हैं कि मुल्क का मसला एक जलसा नहीं है, आपने यानी हुकूमत ने इसको एक जलसे को मुल्क का इतना बड़ा मसला बना दिया कि एक जलसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप 24 करोड़ आवाम का दारुल हुकूमत बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं इतना बड़ा मसला नहीं था ये जलसा कि आप 24 करोड़ आवाम के दारुल हुकूमत को ही बंद कर दें। यानी क्या ये एक एहतजाज इतना ख़तरनाक था या इतना कोई जो है वो मसला था इतना बड़ा इस हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए, कि आप 24 करोड़ आवाम का जो दारुल हुकूमत है उसी को बंद कर दें जलसा रोकने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं था ये कि आप दारुल हुकूमत को बंद ही कर दें जो ऐसा कि कल हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस मकसद के लिए कि चंद हज़ार अफराद 2 घंटे इकट्ठा होकर जलसा ना कर लें, ये सिर्फ आपने इसलिए किया कि चंद हज़ार लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर वो जलसा कर लेंगे। तो आपको इस जलसे का इतना खौफ था, इतना डर था कि आपने उसको बंद कर दिया। करोड़ों अरबों रुपए वो कहते हैं आपने खर्च कर दिए इस उल्टी सीधी हरकतों पर। आपसे कोई पूछने वाला है या आपकी सोच किस तरफ जा रही है? यानी अब वो कहते हैं कि क्या ये सियासी फैसला है? और वाकई बात ठीक है कि PMLN के फैसले देखें ना, जो पॉलिटिकल सेंस रखने वाले लोग हैं इस ज़माने में हुआ करते थे नून लीग में, यानी ख़ुद ये शाहिद खाकान अब्बासी हुआ करते थे, चौधरी निसार हुआ करते थे, फिर जो है वो और चौधरी निसार जब वज़ीर दाखिला थे यहाँ पर धरना हो रहा था, इमरान खान का धरना होने दिया गया। अगरचे बीच में इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें हुई कि छोटे मोटे ऑपरेशन हुए, लेकिन मजमूई तौर पर वो धरना होने दिया गया क्योंकि उस वक्त यही सेंस प्रिवेल कर रही थी कि भाई होने दें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, हमारी हुकूमत नहीं जा रही। और इसी तरह से आज राना सनाउल्लाह बरमला कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा राना सनाउल्लाह ने? उन्होंने कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान के बगैर ज़बरदस्ती ये नंबर पूरा किया गया PTI के लोगों से लेकर, तो फिर ये आईनी तरमीम जानदार नहीं होगी, फिर इसकी कोई हैसियत इतनी नहीं रहेगी। इसलिए मौलाना फजल रहमान का यानी आईनी कानूनी तरीके से इसका पास होना ज़रूरी है, वो समझते हैं। तो जो लोग सियासी सेंस रखते हैं वो दर्जा हरारत को माप रहे हैं, वो कल की सूरत हाल को लेकर जो पॉलिटिकल सेंस रखने वाले लोग हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे हाँ देखो अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया। जो पॉलिटिकल सेंस रखने वाले लोग हैं वो कल के इस एहतजाज से बैठकर अपना मुहासबा करेंगे, सोचेंगे ये क्या हुआ है, सोचेंगे ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो जो सियासी लोग हैं नून लीग में वो फैसले कर भी नहीं रहे, फैसले कर रही हैं पंजाब की 3 औरतें।
और वो 3 औरतें जो हैं बस उनके जहन में जो आ रहा है वो फैसले करे जा रही हैं, और वो फैसले जो हैं उनके अपने लिए भी, मुल्क के लिए तो तबाहकुन है ही, उनके अपने लिए, उनके अपने सियासी फ़ायदे के लिए भी तबाहकुन साबित हो रहे हैं। उनके सियासी मुफाद में ये नहीं है जो कुछ वो हो रहा है। तो इसलिए ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए आपने सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए कि चंद हज़ार लोग इकट्ठे ना हो, और वो कहते हैं इन उल्टी सीधी हरकतों पर आपसे कोई पूछने वाला है और आपकी सोच किस तरफ जा रही है। तो ये जनाब सूरत हाल सारी डेवलप हो रही है। अब हुआ क्या है, कल इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करने का इस हुकूमत को बड़े शौक़ है। एक और दर्ज किया गया है, उसमें कहा गया है इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजमान ने टायर और कपड़े जलाकर अवामुन्नास का रास्ता रोका, टायर और कपड़े जलाकर लोगों का रास्ता रोका और मुश्किलात पैदा की। मुलजमान ने जलाओ घेराव और पथराव किया। पुलिस नफर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाईं। अच्छा, ये तो हो सकता है कि शाम में इन्होंने जाके किया हो, तो हुकूमत ने तो परसों से अवामुन्नास का रास्ता रोक रखा है। तो जिस हुकूमत ने अवामुन्नास का रास्ता रोका है उसके खिलाफ भी फिर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उस हुकूमत से भी कोई पूछने वाला है कि नहीं आपने अवामुन्नास का रास्ता क्यों रोक रखा है? ये फैज़ाबाद और ये खन्ना पुल और ये जो बाकी रास्ते हैं रावलपिंडी के, सारे गलियां क्यों बंद कर रखी हैं? ये कोई पूछने वाला है? फिर वो कहते हैं कि पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस ने 5 मुलजमान को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में खलील, इमरान, सदाकत, यासीन और ताहिर शामिल हैं। मुलजिम ताहिर के कब्जे से पुलिस ने पेट्रोल की बोतल भी बरामद की है। अच्छा, फिर वो कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और आर्य बाजार में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमे में सीमाबिया ताहिर, MP असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से ज़ायद रहनुमा और कारकुनों को नामजद किया गया है। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। अब इमरान खान के खिलाफ भी ये तमाम दफ़ात लगाई गई हैं, यानी इमरान खान भी तोड़फोड़ में मुलव्वस हैं और इमरान खान भी तोड़फोड़ करना, कपड़े जलाकर रास्ता रोकना अवामुन्नास का और पुलिस एहलकारों पर पथराव करना, ये सारी दफ़ात इमरान खान पर भी लगाई गई हैं और इमरान खान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अच्छा, अब ये तो मुकदमात तो चलें इमरान खान पर हो ही रहे हैं, लेकिन आज पीटीआई ने कराची में एक और रैली निकाली है और बड़ी जानदार, मैं समझता हूँ, रैली निकाली है, बड़ी अच्छी रैली निकाली है। हलीम आदिल शेख को छापे में मारे गए, अगरचे गिरफ्तार करने के लिए रोकने की कोशिश की गई कि रोकना ना, यानी ये रैली ना निकल पाए, इसको रोक दें, लेकिन रैली बहरहाल निकली और अच्छी जानदार रैली निकली है कराची में। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की कराची की जो तंजीम है इस पर वो पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है ज़रूर उनके नज़दीक ये सराहे जाने के काबिल है और वो इसको ज़रूर मुबारकबाद पेश कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि वकला ने जजेस को एक खुला ख़त लिखा है और 300 से ज़ायद वकला ने ख़त लिखा है और तमाम आइनी अदालतों के जजेस को लिखा है खुला ख़त। और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब रात की तारीकी में आने वाले ड्राफ्ट पर, जो आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है, इस पर कोई नई अदालत बन गई अगर, तो आप इस अदालत का हिस्सा ना बने क्योंकि वो PCO कोर्ट होगी। यानी पहले से ख़त लिखकर इन जजेस से कहा जा रहा है कि आप इस अदालत का हिस्सा ना बनिएगा, आप इस अदालत में ना बैठिएगा, ये अदालत जो है ये PCO कोर्ट होगी, आप इसका हिस्सा ना बने। तमाम जजेस को ख़त लिख दिया। वो अलग बात है कि अगर बनी तो इनमें से कुछ लोग जो हैं वो फिर भी अपने ज़मीर को बेच के बैठ जाएंगे जाकर अदालत में, क्योंकि ये गैर आइनी तरीके से और गैर रवायती तरीके से लाई गई तरमीम होगी जिस तरह से ये लाई जा रही है, क्योंकि इसमें तो फिर बंदे इकट्ठे करके ख़रीदो फरोख्त करके हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए से तरमीम लाई जाएगी। अब आप देखें ना, एक एक नशस्त इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है काजी फ़ाइज़ा साहब के लिए, उनकी एक्सटेंशन के लिए, उनके निज़ाम और इस निज़ाम के लिए और इस हुकूमत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब NA 37 कुरम जो है, जहाँ से वादतुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार जीता हुआ है, अब्दुल हमीद साहब उनका ग़ालिबन नाम है, वहाँ पर भी रिकाउंटिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है कि यहाँ पर भी रिकाउंटिंग कराओ। अच्छा, अब यहाँ काजी फ़ाइज़ा साहब चीफ जस्टिस बेंच को हेड करेंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच का में शामिल है और जस्टिस शायद बिलाल हसन शामिल हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच बन गया जिसमें काजी फ़ाइज़ा और नईम अख्तर अफ़गान दोनों ही काफ़ी हैं फैसला देने के लिए। लेकिन बहरहाल अब देखें ना कि ये या वो फिर तांदलियाँ वाला जो है NA 97 सादुल्ला बलोच वाली सीट, उस पर भी नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन का 2 रुकनी बेंच है जो इसको सुनेगा। उन्होंने फैसला दिया था और वो इस पर नज़रसानी सुन रहे हैं। तो एक एक सीट इस सिस्टम को के लिए इम्पॉर्टेंट इस तरह से हो गई है कि अब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से सीटें रिकाउंटिंग में, पहले 3 सीटें रिकाउंटिंग में हज़ारों वोट मुस्तरद करके 10-10 हज़ार वोट मुस्तरद करके रिकाउंटिंग करवाई गई और रिकाउंटिंग करवा के
तो फिर PMLN के लोगों को जितवाया गया है 3 सीटों पर। तो अब यहाँ पर इन सीटों में जहाँ 2-2.5 हज़ार वोटों का फ़र्क है, उसको भी तलाश किया जा रहा है कि कौन कौन सी सीटों से PTI की सीटें कम की जा सकती हैं। अच्छा, अब फिर आखिरी बात यह है कि कल 11:30 बजे सुबह 63 एक ही समात भी होने जा रही है। वो भी काजी फैसल साहब के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी काजी फैसल साहब जो हैं वो पुरुम्मीद हैं कि 63A को अलाउ कर दिया जाए, उसमें वो मुनारिफ रुकन का वोट शुमार करा दिया जाए, और वोट शुमार होने के बाद अगर PTI के लोगों को उनके ज़मीर को जगाकर शामिल किया जाता है तो वोट वैलिड करार पाए। तो ये इसलिए 63A की समात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह 11:30 बजे हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से फिर सुन के फिर आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। तो ये हैं जी मजमूई तौर पर इस वक्त हालात। बाकी कल इंशाल्लाह बात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।